मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर मंत्री नितिन नवीन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहचान माताओं का अपमान करने वाली बन चुकी है और ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है। जब जब नरेंद्र मोदी जी पर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, जनता ने उन्हें और मजबूत समर्थन दिया है। नितिन नवीन ने विश्वास जताया कि इस बार बिहार की जनता कांग्रेस और राजद नेताओं को उनके असभ्य आचरण और मर्यादा तोड़ने वाली राजनीति के लिए सबक सिखाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देगी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की पहचान बन गई है मां का अपमान, और हम लोगों ने देखा है जब जब नरेंद्र मोदी को उन्होंने गाली दिया है, जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया है। और मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता कांग्रेस और राजद के लोगों को धूल चटाएगी। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उनके नेता मंच से कर रहे हैं, लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ होगा कि किसी को, देश के प्रधानमंत्री को मां की गाली लगाकर मंच से दिया जाए। ये निश्चित रूप से शर्मनाक है, निंदनीय है। और मैं चेतावनी देता हूं कांग्रेस के नेताओं और राजद के नेताओं को कि ऐसा विवश मत कीजिए कि भाजपा कार्यकर्ता आप नेताओं को बिहार में चलना मुश्किल कर। देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये एक अलग विषय रहा है और निश्चित रूप से मोहन भागवत जी ने जो किया है कि कम से कम हमारा परिवार की जो यूनिट है वो निश्चित रूप से बढ़ती रहे। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और राजद के मंच से ऐसी अभद्र टिप्पणियां की गईं। सचदेवा ने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि उनके नेतृत्व में इस तरह की नीच हरकतें हो रही हैं। बाद में कांग्रेस प्रवक्ता बहाने बनाने और बकवास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। ये गंभीर सवाल है कि क्या इस तरह की सोच और भाषा रखने वाले लोग समाज में रहने के योग्य हैं? बिहार में वो वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, वो वोटर धोखा यात्रा है। तो जिस तरह की टिप्पणी अमर्यादित, अभद्र, अशोभनीय, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। सीतामढ़ी दरभंगा माँ सीता की जन्मभूमि है और माँ सीता की जन्मभूमि से एक वृद्ध महिला जो अब इस दुनिया में भी नहीं है और हमारे प्रधानमंत्री जी की माता जी का नाम लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाती है, ये इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए कि उनके मंच पर इस तरह की टिप्पणी की जाती है और उसके बाद उनके प्रवक्ता बहाने बनाते हैं, अनापशना बातें करते हैं। ऐसे लोगों को समाज में रहना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पर भी सोचना चाहिए। मतदाता अधिकार यात्रा पर महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 12 दिनों में जनता का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला है, जो उम्मीद से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि लोग बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ मतदाताओं के अधिकार की मांग नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का संकल्प भी है। भट्टाचार्य ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और यही यात्रा उस जनाकांक्षा की अभिव्यक्ति है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन और मजबूत होगा। यात्रा पिछले 12 दिन से हमने देखा कि जबरदस्त जनता का समर्थन है, उम्मीद से ज्यादा। सासाराम से जब शुरू किए थे तो दक्षिण बिहार में लोग कह रहे थे कि वहाँ तो पिछले 2020 के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा, इंडिया का 24 में भी रहा। उत्तर बिहार में देख रहे, उत्तर में जब आए, सीमांचल कोसी के बाद मथुरा के इलाके में आए, सीतामढ़ी से भी चंपारण आए, जबरदस्त हमने देखा कि जनता में उत्साह है। 2 बातें इसमें है, एक तो SIR का जो हमला है, अब चुनाव जिस तरह से देश में इसको चुनाया जा रहा है और लोगों के वोटिंग राइट, जो सबसे बुनियादी अधिकार हर एक नागरिक को मिला हुआ है, उस पर जो हमला हो रहा है, लोगों में जाहिर सी बात है बेहद इसको लेकर के आपत्ति है, आक्रोश है। दूसरा, बिहार में जो सामने चुना है, 20 साल से नीतीश जी को सामने रखते हुए मोदी जी की सरकार चल रही है। 2014 से तो खासतौर पर मोदी जी की सरकार चल रही है और इस सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। इसलिए बदलाव की आकांक्षा बहुत गहरी है लोगों में और ऐसा एक बदलाव वाला चुनाव, इस चुनाव को SIR के जरिए अस्त व्यस्त कर देने की जो साजिश चल रही है, इसको लेकर और ज्यादा आक्रोश है। मुझे लगता है कि जो उत्साह दिख रहा है, व्यापक समर्थन, लोगों का आशीर्वाद, ये निश्चित तौर पर चुनाव में भी रंग लाएगा और इस बार का चुनाव बिहार में सरकार बदलने वाला, बिहार को बदलने वाला चुनाव साबित होगा। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे जाने पर
भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गरीब मां का बेटा जब प्रधानमंत्री बन गया तो कांग्रेस और राजद के तथाकथित राजकुमारों को यह बात हजम नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मतदाता अधिकार यात्रा के नाम पर केवल अराजकता फैला रहे हैं, समाज में फूट डाल रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। असली मुद्दों से कांग्रेस और राजद का कोई सरोकार नहीं है। जनता समझ चुकी है और उन्हें चुनाव में करारा जवाब देगी। एक गरीब माँ के बेटे को प्रधानमंत्री बनना इन राजकुमारों को रास नहीं आ रहा है। राहुल जी भूल गए ये 1990 से 2005 तक जो बिहार की स्थिति थी, उस समय की घटनाओं को जब याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वोट अधिकार यात्रा के नाम पर राहुल गांधी जी केवल अराजकता फैला रहे हैं, समाज में वैमनस्य निर्माण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों जो राजकुमार हैं, ये वोट अधिकार यात्रा जो कर रहे हैं, ये जो मरे हुए लोग हैं इनको ला नहीं रहे हैं। 1 महीने का समय दिया गया है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम हट गया है उसको जोड़ा जा सकता है, और उस 1 महीना का काफी लंबा समय गुजर चुका है। लेकिन इनकी या इनके पार्टी की ओर से क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। यानी जो मृत है, जो वर्षों से बाहर चले गए हैं, 1 महीना के लंबे काल खंड में एक ही इन लोगों के द्वारा कुछ इस प्रकार का प्रयत्न नहीं हो रहा है। वोट अधिकार यात्रा लेकिन अराजकता फैला रहे हैं, और जो भाषा पर संयम नहीं है, राजनीति को कलंकित करने का ये काम कर रहे हैं। राजनीतिक जो मर्यादाएं थी वो तोड़ रहे हैं, और एक गरीब माँ के बेटे कोई दोनों राजकुमार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जो पिछड़े वर्ग से आता है, जो पिछड़े वर्ग की ज्यादा बात कर रहे हैं आज तेजस्वी जी, कि कितना शोषण हुआ है बिहार में। यदि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी न होते तो ये पिछड़ों के लिए जितने अधिकार थे उनको जीवंत स्वरूप देने का काम नीतीश जी और मोदी जी ने किया है। बल्कि पिछड़े के नाम पर जिन लोगों ने राज किया, एक परिवार, ये दोनों एक एक परिवार के राज, नाम पिछड़े का और राज एक परिवार का, इसको बिहार या देश बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इनकी बौखलाहट है। पहले कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़, अब वो नहीं बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि वोट चोरी करते हैं। तो फिर कर्नाटक में इनकी सरकार कैसे बनेगी? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर कोई सबसे बड़ी वोट चोर पार्टी है तो वो कांग्रेस है। अपने शासनकाल में कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग, वोट लूटने, लोगों को डराने धमकाने और बूथ पर अराजकता फैलाने में विश्वास रखती थी। यही कांग्रेस की असली पहचान रही है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है, जबकि उसका इतिहास धांधली और अन्याय से भरा है। सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि पता नहीं राहुल गांधी के लिए पटकथा कौन लिखता है, लेकिन इतना जरूर है कि वो लेखक सम्मान का पात्र है। अगर वोट चोर कोई सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बूथ कैप्चरिंग में विश्वास रखती थी। बूथों को लूटना, बूथों के अंदर अव्यवस्था फैलाना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना और वोट को लूटना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। आजकल क्योंकि कौन, मुझे नहीं पता लगता कौन इसको स्क्रिप्ट लिख करके दे रहा है, वो कौन सा महान भाव है जो राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, उसको तो सम्मानित करना बनता है। क्योंकि वो व्यक्ति जब पहले कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा था, भी स्टेट में से भी हारगी, इसमें से भी हारगी, तब ये ईवीएम को दोष देते थे और ये बात बोलते थे कि ईवीएम खराब है। ये लोगों ने उसको नकार दिया और उसको इन्होंने भी देख लिया कि ईवीएम तो ठीक है, ईवीएम की तो कोई गलती नहीं है। और उसके बाद फिर दूसरी स्क्रिप्ट लिख कर दी राहुल को कि भाई ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान का निर्माण किया उसकी बुक ठेका घूम ले, और ठेका घूमने लग गया। उससे भी कुछ नहीं निकला, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का।
तीसरी बार। अब जब वो भी नहीं चला इसका कि ईवीएम खराब है, उसको भी देश के लोगों ने नकार दिया, फिर उसकी भी हवा निकल गई जो पवित्र संविधान की बुक लेकर के निकला कि अगर मोदी तीसरी बार आ गया कि संविधान को खतरा हो जाएगा, उसकी भी हवा निकाल दी। प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन यात्रा पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रहित में काम करेंगे, लेकिन कूटनीति में उलझते हुए भारत के हितों को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि चीन यात्रा के दौरान गलवान घाटी में हमारे सैनिकों के बलिदान को नजरअंदाज करना अस्वीकार्य होगा। प्रधानमंत्री को भारत का रुख गरिमा और मजबूती से रखना चाहिए। तिवारी ने याद दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को हथियार चीन और तुर्की से मिले थे, इस पर भी कड़ा विरोध दर्ज कराया जाना चाहिए। जरूर भारत के प्रधानमंत्री जाएं तो हमारी शुभकामनाएं, देश के हित में काम करें। पर प्रधानमंत्री जी झूला मत झूलाने लगिएगा या गले मिलने में भारत के हित मत भूल जाइएगा। आपकी ये कमजोरी है और दुभाषी अपना साथ रखिएगा जिससे भाषा का भी समस्या ना हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इसी के बाद आप चीन जाएंगे, पहले से आगाह कर दे रहा हूँ। गलवान घाटी में जो हमारे 21 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत पर ये मत बोल दीजिएगा न कोई आया है न कोई गया है। दृढ़ता के साथ अपनी बात रखिएगा। अरुणाचल के बारे में दृढ़ता के साथ बात रखिएगा। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया जानती है कि जब पाकिस्तान लड़ रहा था तो हथियार चीन के और तुर्की के थे। एक्सपर्टाइज भी लोग कहते हैं चीन के थे। तो इस पर अपनी कठोर आपत्ति दर्ज करा दीजिएगा। पटना के केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि राजद और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी का अपमान किया है वह घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ये वही मां हैं जिन्होंने दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया और ऐसे बेटे को जन्म दिया जो देश से गरीबी मिटाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। नित्यानंद राय ने प्रधानमंत्री को विकास काबगी रथ बताया और कहा कि उन्होंने राजनीति और प्रशासन में भ्रष्टाचार के अंत का संकल्प लेकर ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा की है। बार और कांग्रेस के नेता कभी प्रधानमंत्री जी को तो कभी प्रधानमंत्री जी की माता जी को इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों के साथ उनको अपमानित करते हैं। यह बहुत ही अशोभनीय और घोर निंदनीय है। ऐसी मां को गाली देना जिस मां ने बचपन में दूसरे के घर में काम कर, पानी भरकर, बर्तन धोकर अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और एक उदाहरण बनी, उस मां को गाली देना, उस मां को गाली दिया गया जिस मां ने एक शेर पुत्र को पैदा कर इस भारत की शक्ति को, शौर्य को, सम्मान को दुनिया में ऊंचा किया है। उस मां को गाली जिस मां ने वैसे पुत्र को जन्म दिया, जो पुत्र यानी मोदी जी विवेकानंद की भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं कि 21वीं सदी के भारत में कोई भूखा नहीं होगा, कोई बेबस, अनपढ़ और बेघर नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा। उस मां को गाली जिस मां ने एक वैसे पुत्र को जन्म दिया जो भारत से गरीबी मिटा रहे हैं। आज उस मां को गाली दे रहे हैं जिसने विकास के भगीरथ को पैदा किया है। उस मां को गाली दे रहे हो आरजेडी या कांग्रेस वाले, जो मां ने एक ऐसा इस देश को चौकीदार दिया है जो राजनीति में और शासन में भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। उस मां को गाली दे रहे हो। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई गालियों पर प्रतिक्रिया देते हुए लोजपा रामविलास सांसद अरुण भारती ने कहा कि राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्तिगत कटुता पर उतर आया जाए।
जब ये कटुता सम्मानजनक भाषा की सीमाओं को लांघ जाती है तो ये लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है कि तेजस्वी यादव ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी टिप्पणी की। जनता सब देख रही है और इस व्यवहार का उचित जवाब चुनाव में देगी। आपके राजनीतिक दलों में मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद का मतलब यह नहीं है कि मनभेद हो, और अगर मनभेद होने के कारण आप भाषा की सीमा लांघते हैं तो ये कदाचित स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये निंदनीय है कि तेजस्वी और जी के मंच से प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह अपशब्द कहे गए, और ये हालत तब है जब ये लोग सत्ता में नहीं है। जब ये लोग सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? इस तरह की भाषा, अशोभनीय कार्य करना इनकी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा रहा है। आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 में भी तेजस्वी जी उस मंच पर उपस्थित थे, महिला उम्मीदवार उपस्थित थी, जब हमारे नेता चिराग पासवान जी के लिए भी अपशब्द कहे गए थे। जब ये लोग चुनाव हारने लगते हैं, जब इनका जो नैरेटिव जो चलाना चाहते हैं, जो भ्रमजाल फैलाना चाहते हैं, नहीं चलता है जनता के बीच में, तब ये लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। राजनीति में सुचिता जंगल राज के नेताओं से उम्मीद नहीं की जा सकती। अब देखिए, वो खुशफहमी है, खुशफहमी पाले, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन धरातल पर आज के दिन में जनता में इस यात्रा का कोई असर नहीं है। और अगर तेजस्वी जी इसी खुशफहमी के साथ आगे जाना चाहते हैं चुनाव में, तो इनको मुबारक हो। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपशब्दों के प्रयोग पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि राजनीति में ऐसी भाषा का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिए गए बयान कांग्रेस पार्टी या उसके नेताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। पायलट ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में मतभेद और बहस हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत अपमान और अभद्र भाषा का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। ऐसी भाषा राजनीति में विश्वास को कम करती है और जनता का भरोसा टूटता है, इसलिए हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी ने जो भांडा फोड़ा है वोट चोरी का, उसका कोई जवाब नहीं दे पा रही इलेक्शन कमीशन, और बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। और ये यात्रा में जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, इस बात को दिखलाता है कि हमारा गठबंधन अगली सरकार बनाने जा रहा है। और इतनी भीषण गर्मी में इस तादाद में लोग जो आ रहे हैं, वो अपने अधिकार को मांगने के लिए आ रहे हैं और वोट चोरी रोकने के लिए आ रहे हैं। जो हम समझते हैं कि राजनीति में इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान नहीं है। जो वाक्य हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस नेता का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जो हुआ निंदनीय है, और इस प्रकार की भाषा का जो प्रयोग कर रहा है उसका विश्वास राजनीति में नहीं है, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और फिर कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस का मन जब हमारी यात्रा निकल गई थी, उसके बाद को चढ़ के अगर बोल दिया, बड़ा दुखद है और नहीं बोलना चाहिए था। एक एक वोट की कीमत है। निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता पर संदेह उठ चुका है। लोगों को अब जवाब चाहिए, और इसी जवाब को मांगने के लिए सड़कों पे हम लोग हैं, जनता के साथ हैं। ये पब्लिक की डिमांड है पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, कि वोट चोरी ना हो। और जो प्रमाण राहुल जी ने दिए हैं कर्नाटक के संदर्भ में, उसका कोई स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग कर नहीं पाया है। और अजीब बात यह कि सवाल पूछते इलेक्शन कमीशन से, जवाब भाजपा देती है। ये मैंने पहली बार देखा है। जापान में भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और नई प्रौद्योगिकियों में भारत जापान साझेदारी के अपार अवसर मौजूद हैं। संयुक्त ऋण व्यवस्था और तकनीकी सहयोग का लाभ उठाकर दोनों देश एक स्वच्छ, हरित और सतत भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ये साझेदारी एशिया और विश्व के लिए आदर्श होगी। इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन
और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें